Let's discuss refractive surgery, one of the previous year university question of ophthalmology. ये 2015 के यूनिवर्सिटी पेपर में आया था. So इसको हम 5 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. दैट इज रिफ्रैक्टिव सर्जरी फॉर मायोपिया, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी फॉर हाइपरोपिया, then third refractive surgery for astigmatism, fourth management of post keratoplasty astigmatism, and fifth refractive surgery for presbyopia. So refractive surgery होता क्या है? That is a surgery to correct refractive errors. refractive errors को करेक्ट करने के लिए सर्जरी होती है जो refractive error के स्टेबलाइज होने के बाद की जाती है और प्रेफरेबली ये 20 ईयर्स ऑफ एज के बाद की जाती है. देन रिफ्रैक्टिव सर्जरी फॉर मायोपिया देखते हैं. इसमें कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स आएंगे और लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स आएंगे, दो चीज़ें आएंगी. तो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स में क्या आएगा? इसमें 5 चीज़ें आएंगी. दैट इज रेडियल कैरेटोटॉमी आरके, लेजर अब्लेशन कॉर्नियल प्रोसीजर्स, देन थर्ड है रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन दैट इज रिलैक्स, फोर्थ है इंटरकॉर्नियल रिंग इम्प्लांटेशन ICR, एंड फिफ्थ है ऑर्थोकैरेटोलॉजी. तो फर्स्ट रेडियल कैरेटोटॉमी देखते हैं. इसका इंट्रोडक्शन होगा और इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, एडवांसेस होंगे इन लासिक एंड डिसएडवांटेजेस. सो रेडियल कैरेटोटॉमी में क्या करते हैं? डीप इंसिजन देते हैं. रेडियल इंसिजन्स 90% ऑफ कॉर्नियल थिकनेस में उसमें इंसिजन देते हैं. एंड इसके फिगर में ज़्यादा अच्छे से हम देख पाएंगे एक खुराना की फिगर 4.19 में. तो इसमें रेडियल कैरेटोटॉमी कैसे देते हैं इसके इंसिजन को बताया गया है, कन्फिगरेशन और उसकी डेप्थ को. इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं कि ग्लोब रप्चर के चांसेस होते हैं इसमें और पेशेंट को ग्लेयर फील होता है एट नाइट. ये दो डिसएडवांटेजेस होते हैं. देन सेकेंड है लेज़र अब्लेशन कॉर्नियल प्रोसीजर्स. इसमें क्या आता है? फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटोटॉमी आता है. एंड सेकेंड लेज़र इन सीटू कैरेटोमेलिशियस आता है, दैट इज़ लासिक जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं. तो ये दो चीज़ें आती है इसमें लेंस अब्लेशन कॉर्नियल प्रोसीजर्स में. तो फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटोटॉमी क्या होता है? इसमें ना सेंट्रल ऑप्टिकल जोन जो होती है एंटीरियर कॉर्नियल स्ट्रोमा की, उसको फोटो अब्लेट कर देते हैं एक्साइमल लेजर का यूज़ करके, जिससे कि सेंट्रल कॉर्निया की फ्लैटनिंग हो जाती है. दैन सेकेंड लासिक यानी कि लेज़र इंसिटू कैरेटोमिलियोसिस में क्या करते हैं? कैरेटोमिलियोसिस का लिटरल मीनिंग होता है सर्जिकल रीशेपिंग ऑफ कॉर्निया टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर. तो कॉर्निया की रीशेपिंग करते हैं इसमें. इसका पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? कि पेशेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें ये होता है कि ग्रेटर देन 20 ईयर्स के पेशेंट को लेना है, स्टेबल रिफ्रैक्शन वाले पेशेंट को लेना है, एटलीस्ट 12 मंथ्स तक स्टेबल रहे, मोटिवेटेड रहे पेशेंट, कॉर्नियल पैथोलॉजी ना रहे उसमें, और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है इसका एक्टेसिया या कोई भी दूसरी कॉर्नियल पैथोलॉजी. लासिक में कुछ एडवांसेस किए गए, वो क्या क्या है? कस्टमाइज्ड लासिक किया जाता है. ये कॉर्नियल टोपोग्राफी पे बेस्ड होता है और ये अबेरेशंस प्रेजेंट कर काफ़ी अबेरेशंस को करेक्ट कर देता है. और विजन ये बियॉन्ड 6/6 देता है, दैट इज़ 6/5 और 6/4 तक की विजन दे देता है ये. दैन सेकेंड फेम्टो लैसिक होता है जिसको ऑल लेज़र लैसिक भी बोलते हैं या नो ब्लेड लैसिक बोलते हैं या आई लैसिक भी बोलते हैं. तो ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कॉर्नियल फ्लैप को फेम्टो सेकेंड लेज़र की हेल्प से बनाते हैं. ठीक है. और माइक्रो कैरेटोन की जगह ये फेम्टो सेकेंड लेज़र यूज़ करते हैं ताकि ग्रेटर प्रिसिजन मिले और कंसिस्टेंसी भी रहे. देन थर्ड होता है कस्टम फेम्टो लैसिक, CF लैसिक जिसको बोलते हैं. ये कॉर्नियल टोपोग्राफी को रिफ़र करता है और वेव फ्रंट जो कि वेव फ्रंट गाइडेड लैसिक होता है जिसमें कि कॉर्नियल फ्लैप फेम्टो सेकेंड लेज़र से ही बनाया जाता है. फोर्थ होता है एपीलैसिक, लैसिक जिसको बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि कॉर्नियल स्ट्रोमल फ्लैप की जगह ना सिर्फ एपिथेलियल शीट को ही सेपरेट करते हैं मैकेनिकली, एक कस्टमाइज्ड डिवाइस से सेपरेट करते हैं, दैट इज़ एपीकैरेटोम से. और ये बहुत एडवांस सरफेस अब्लेशन प्रोसीजर है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है इसमें कॉर्नियल स्ट्रोमल फ्लैप से रिलेटेड.
नाउ थर्ड, एडवांटेजेस ऑफ लैसिक क्या होते हैं। कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है इसमें, या होगा तो मिनिमल होगा। अर्ली विजन रिकवरी हो जाती है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। देन कोई परफोरेशन का रिस्क नहीं होता है, कोई रेसिडुअल हेज नहीं होता है कॉर्निया में। एंड फिफ्थ, इफेक्टिव होता है इन करेक्टिंग मायोपिया ऑफ अप टू -8 डायोप्टर, बहुत ज़्यादा करेक्शन कर देता है ये। देन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं लैसिक के, इसमें बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, सर्जिकल स्किल की। एंड फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि फ्लैप की रिंकलिंग हो जाती है आफ्टर सर्जरी, एंड पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैप डिसलोकेशन हो जाता है। और अगर फ्लैप को हम रिपोजिशन करते हैं ना, डिसलोकेशन हो गया उसके बाद रिपोजिशन करेंगे तब रिंकलिंग होती है मेनली। देन थर्ड जो प्रोसीजर्स थे, लेंस लेज़र एब्लेशन कॉर्नियल प्रोसीजर्स के बाद और प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स फॉर मायोपिया। थर्ड है इसमें रिफ्रैक्टिव लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन, रिलैक्स जिसको बोलते हैं, ऑल फेम्टोलेजर विजन करेक्शन भी। और इसका फिगर 4.22 में दिया है एक एक रनर में। इसको स्माइल भी बोलते हैं, दैट इज़ स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि कॉर्नियल स्ट्रोमा के लेंटिक्यूल को ना एक्सट्रैक्ट कर देते हैं फेम्टोसेकंड लेज़र की हेल्प से, और ये अप टू 10 डायोप्टर की मायोपिया को करेक्ट कर सकता है। देन फोर्थ है इंटरकॉर्नियल रिंग इम्प्लांटेशन, ICR इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है कि सेंट्रल कॉर्निया को फ्लैटन कर देता है जिससे कि मायोपिया कम हो जाता है, और ये रिवर्सिबल होता है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें, और कैरेटाइटिस भी हो सकता है। देन फिफ्थ है ऑर्थोकैरेटोलॉजी। ये एक नॉन सर्जिकल रिवर्सिबल मेथड होता है, इसमें कॉर्निया को हम मोल्ड कर देते हैं ओवरनाइट वियर से ऑफ यूनिक रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज। गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं रिजिड टाइप के, उससे हम उसको मोल्ड कर देते हैं कॉर्निया को, और ये मायोपिया को अप टू -5 डायोप्टर तक करेक्ट कर सकता है। तो ये उन पेशेंट्स में भी यूज़ किया जाता है जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं। नाउ है लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स। इसमें दो प्रोसीजर्स हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस का एक्सचेंज है, एंड सेकेंड फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंस दैट इज़ PRI, और इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस दैट इज़ ICL है। तो रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में क्या करते हैं कि क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस का एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, दैट इज़ फुकलास ऑपरेशन। और ये मायोपिया के लिए पहले रेकमेंड किया जाता था -16 to -18 डायोप्टर तक अगर मायोपिया हो जाता है तो उसके लिए रेकमेंड किया जाता है यूनिलैटरल केसेस में। पर रिसेंटली क्या होता है कि क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन के साथ एप्रोप्रिएट पावर के जो इंट्राओक्यूलर लेंस है उसके साथ हम लोग करते हैं आजकल। रिफ्लेक्टिव लेंस एक्सचेंज सिर्फ उसी के लिए रेकमेंड करते हैं जो 12 डायोप्टर से ज़्यादा का पेशेंट है उसके लिए। उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, एंडोऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, आफ्टर कैटरैक्ट हो सकता है, और रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। देन फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंस PRL और इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस ICL, ये ग्रेटर दैन 8 डायोप्टर के मायोपिया के लिए रेकमेंड करते हैं। इसमें इंट्राऑक्यूलर लेंस को इम्प्लांट करते हैं एंटीरियर चैम्बर में या पोस्टीरियर चैम्बर में, और नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस के आगे ही लगाते हैं हम इसको। कॉम्प्लिकेशंस अगेन कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, एंडोऑप्थेल्माइटिस हो सकता है, ये सब सेकेंडरी ग्लॉकोमा भी हो सकता है। नाउ रिफ्रैक्टिव सर्जरी फॉर हाइपरोपिया। इसमें क्या होता है, कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थर्मल लेजर कैरोटोप्लास्टी होती है TLK, कंडक्टिव कैरोटोप्लास्टी CK होता है, हाइपरोपिक PRK होता है, एंड हाइपरोपिक लासिक होता है। तो थर्मल लेज़र कैरोटोप्लास्टी किसके लिए यूज़ करते हैं, लो डिग्री ऑफ हाइपरोपिया के लिए, याग लेज़र इसमें यूज़ करते हैं, और रिग्रेशन इफेक्ट और इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म इसकी मेन प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स। देन कंडक्टिव कैरोटोप्लास्टी एक नॉन एब्लेटिव प्रोसीजर होता है, नॉन इंसिशनल, जिसमें कॉर्निया को स्टीपन करते हैं कोलेजन श्रिंकेज करके, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का यूज़ करके, और ये हाइपरोपिया को करेक्ट करता है अप टू 3 डायोप्टर। देन होता है हाइपरोपिक PRK, तो ये एक्साइमल लेजर को यूज़ करता है, इसमें भी रिग्रेशन इफेक्ट मेन प्रॉब्लम होता है, और एपिथेलियल हीलिंग भी नहीं होती है। नाउ हाइपरोपिक लासिक।
ओपिक लासिक जो है वो इफेक्टिव होता है हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए अप टू +4 डायोप्टर। देन इसमें लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स भी हैं कुछ। फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंस PRL या इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस ICL है, एंड रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज है। ये 2 प्रोसीजर्स है इसमें लेंस बेस्ड। देन रिफ्रैक्टिव सर्जरी फॉर एस्टिग्मेटिज्म, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट केराटोप्लास्टी एस्टिग्मेटिज्म। तो केराटोप्लास्टी के बाद एस्टिग्मेटिज्म जो हो जाता है उसका मैनेजमेंट के लिए भी हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सर्जरी आती है? सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ सूचर्स आता है, आर्कुएट रिलैक्सिंग इंसिशंस कंबाइंड विद कंप्रेशन, कॉर्नियल वेज रिसेक्शन एंड लैसिक प्रोसीजर। तो सिलेक्टिव रिमूवल ऑफ सूचर्स स्टीप मेरिडियंस में करते हैं, वो इम्प्रूव कर सकता है वेरिंग डिग्री ऑफ एस्टिग्मेटिज्म को, और सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं। नाउ आर्कुएट रिलैक्सिंग इंसिजन्स जो होते हैं वो डोनर कॉर्निया में इंसिजन दिए जाते हैं अलोंग द स्टीप मेरिडियन, और वो करेक्ट कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को अप टू 4 to 6 डायोप्टर। देन रिलैक्सिंग इंसिजन्स कंबाइंड विथ कंप्रेशन सूचर्स, वो एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करते हैं अप टू 10 डायोप्टर। देन कॉर्नियल वेज रिसेक्शन जो होता है वो सूचर क्लोजर के साथ करते हैं, वॉन्ड के सूचर क्लोजर के साथ, और वो फ्लैट मेरिडियन में परफॉर्म कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए, जो कि ग्रेटर देन 10 डायोप्टर होता है। नाउ लैसिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है टू करेक्ट पोस्ट केराटोप्लास्टी एस्टिग्मेटिज्म। लैसिक प्रोसीजर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। और रिफ्रैक्टिव सर्जरी फॉर प्रेसबायोपिया, वो भी एक क्वेश्चन में हमने पहले डिस्कस कर लिया। सो ये था रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।